चलिए आज तारीख है 14 जून 2025। हम लोग 14 जून 2025 से जितने भी करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उस सभी पर बातचीत करेंगे। और पीडीएफ जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप जो है अपनी सुविधा के अनुसार से पीडीएफ से भी पढ़ाई कर सकते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने में है, दिवस से ही संबंधित है और एक दिवस मनाया जा रहा है आज के दिन। कौन सा दिवस है? विश्व रक्तदाता दिवस है ना। रक्तदाता दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो यह जो मनाया जाता है आज के दिन कितने तारीख को? 14 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं, ये थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पे। तो यह दिन जो है उन सभी रक्तदाताओं के सम्मान में समर्पित होता है जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की जान बचाने के लिए जो है अपना खून क्या करते हैं? दान देते हैं। और दान किस लिए खून को देना पड़ता है, क्यों जरूरत होता है, तो आइए उस पर भी बात कर लेते हैं। तो रक्त जो है हमारे शरीर के लिए बेहद क्या है? महत्वपूर्ण है। यह जीवित रहने और अंगों को कह सकता है कि ऑक्सीजन पहुंचाने और संक्रमण से लड़ने का काम करता है। कौन करता है? ये तो रक्त ही करता है। शरीर में रक्त की कमी जानलेवा हो सकती है। इसकी कमी को पूरा करने के लिए और किसी जरूरतमंद को रक्त दान करने के लिए हर साल जो है रक्तदान दिवस मनाया जाता है। और यह जो है लोगों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करने का कह सकते हैं कि खास दिन होता है, जिसमें कि रक्त का दान करने वाले व्यक्तियों को कह सकते हैं कि इसके प्रति क्या किया जाता है? आभार प्रकट किया जाता है। और इसी वजह से जो है विश्व रक्तदाता दिवस जो है कितने तारीख को? 14 जून को मनाया जाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए खास करके कि रक्त के बारे में, और रक्त के बारे में मान के चलिए इसकी खोज किसके द्वारा किया जाता है और कितने ग्रुप में विभाजित है, जानकारी है ना आप लोगों के पास? नहीं पता है? चलिए वैसे आप लोगों का आने वाले दिनों में आप लोगों को विषय में होगा, ठीक ना। आइए थोड़ा सा इसके बारे में आप लोगों को रक्त के बारे में आगे पढ़ने को मिलेगा भी, यहाँ पर भी थोड़ा सा जान लीजिए। 14 जून को कह सकते हैं कि 14 जून को ही रक्तदान या रक्तदाता दिवस क्यों मनाते हैं? तो क्यों मनाते हैं, आइए एक वैज्ञानिक का नाम आपको याद होना चाहिए। कौन सा वैज्ञानिक? कार्ल लैंडस्टेनर है ना। तो लैंडस्टेनर जो है ब्लड ग्रुप सिस्टम की क्या करते हैं? खोज करते हैं। जो वर्तमान में हम लोग पढ़ते हैं कि कितने ग्रुप है ब्लड का? 4 ग्रुप है। कौन कौन सा ग्रुप है? ए है, बी है, ए बी है और ओ ग्रुप है। तो इसकी खोज किसके द्वारा किया जाता है? कार्ल लैंडस्टेनर के द्वारा किया जाता है। और इस योगदान के लिए 1930 ईस्वी में कार्ल लैंडस्टेनर को कह सकता है कि कौन सा पुरस्कार से नवाजा गया था? नोबेल प्राइज दिया गया था। कौन सा प्राइज दिया गया है? तो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 1930 ईस्वी में ही। उसके बाद रक्तदाता दिवस वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टेनर को कह सकते हैं कि समर्पित है। किसको समर्पित है? तो इसी के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? 14 जून को रक्तदाता दिवस मनाता है। किसके जन्म दिवस पर? तो आप कह सकते हैं कि कार्ल लैंडस्टेनर के जन्म दिवस पर, है ना। तो समझ में आ चुका होगा कि किसके जन्म दिवस पर क्या कहते हैं हम लोग रक्तदाता दिवस मनाते हैं? तो कार्ल लैंडस्टेनर। चलिए यहां से जो है आप लोगों को कभी कभी जो है थीम, जब भी आपको कोई इंपॉर्टेंट दिवस रहेगा और उसका थीम रहेगा तो थीम आप लोगों से बात करेंगे। और आज का जो थीम कह सकते हैं कि थीम है, कौन सा थीम है आपको? रक्तदाता दिवस 2025 का। तो रक्त दें, उम्मीद दें, साथ मिलकर जीवन बचाएं। क्या है थीम? एक बार फिर से, रक्त दें, उम्मीद दें, साथ मिलकर जीवन बचाएं। तो ये है थीम किसका है? विश्व रक्तदाता दिवस 2025 की थीम है। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे होंगे, बात को समझ रहे हैं। चलिए तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि रक्तदाता दिवस कितने तारीख को मनाया जाता है? 14 जून को, है ना। किस लिए मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, तो उम्मीद है कि समझ में आएगा। और यह कह सकते हैं कि प्रतिवर्ष कब से मनाया जाता है? तो कब से मनाया जा रहा है? 2004 से मनाया जा रहा है। 2004 से ये जो है प्रतिवर्ष ये मनाया जा रहा है रक्तदाता दिवस, है ना। चलिए अगले प्रश्न पर देखते हैं कि क्या है अगला प्रश्न। भारत फ्रांस, है ना, किस देश के बारे में बात कर रहे हैं? भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति। तो शक्ति 2025 अभ्यास जो है इसका 8वां संस्करण 18 जून से लेकर 1 जुलाई तक होने वाला है। और ये कहां पर होने वाला है? तो ला कैवेलरी फ्रांस में होने वाला। फ्रांस के कौन सा स्थान पर कह सकते हैं? ला कैवेलरी पर। यह अभ्यास जो है शक्ति अभ्यास सबसे पहले तो किस किस देशों के बीच में होती है? भारत और फ्रांस के बीच में। और इस बार जो है ये कौन सा संस्करण होने वाला है? कौन सा? 8वां संस्करण होने वाला है। और कब से स्टार्ट होने वाला है? 18 जून से। तो आने वाले दिनों में अभी समय है, तो 18 जून से लेकर आपको 1 जुलाई के बीच तक होने वाला है अभ्यास शक्ति। इसका उद्देश्य क्या है? तो दोनों देशों की सेनाओं के बीच क्या सकते हैं? आपसी समन्वय और संयुक्त अभियान क्षमता और रणनीतिक तालमेल को बढ़ावा देना है इसके बीच में। भारत फ्रांस से सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 जो है कहां पर हुआ था? ये तो
25 वाला है जो कि मान के चलिए कि फ्रांस में हो रहा है। तो 2024 वाला यदि बात करते हैं, 2024 वाला भी आपको याद रखना है। 2024 वाला कहां पर हुआ था? मेघालय। भारत मान के चलिए किस शहर में? मेघालय में, है ना। तो शक्ति 25 का जो है इस अभ्यास का कह सकते हैं 8वां संस्करण है, जो 18, ये तो आपको पता ही चुकी 18 जून से लेकर आपको 1 जुलाई 2025 तक होने वाला है। और कहां पर होने वाला है? ला कैवेलेरी क्षेत्र में आयोजित होने वाला है, जो कि फ्रांस का ही है। और नाम आता है फ्रांस का, तो जल्दी से आपको बता देना है। किसके बारे में बता देना है? फ्रांस के बारे में बता देना है। फ्रांस की राजधानी क्या है? बोलिए जल्दी से। फ्रांस की राजधानी क्या है आपको? पेरिस दिखाई पड़ती है। मुद्रा क्या चलती है यहाँ पर? यूरो मुद्रा चलती है। और यहाँ के जो मानक के राष्ट्रपति है कौन है? राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। तो आपको याद रहेगा अभ्यास शक्ति आपको याद रहना चाहिए किन किन देशों के बीच में? भारत और फ्रांस के बीच में, है ना। अभ्यास आप लोगों को बार बार पूछता है, आप लोगों को बहुत सारा अभ्यास करवा रहे हैं, लगभग आपको आजकल 2-3 अभ्यास डेली आ रहा है, ठीक है। तो अभ्यास आपको ध्यान रखना है कि किन देशों के बीच में कौन सा अभ्यास चल रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग। एम्स नागपुर, है ना, एम्स पटना में भी आपको दिखाई पड़ता है, देखे गए होंगे कभी ना कभी, है ना। उम्मीद है कि नहीं जाना चाहिए कभी, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पे एम्स नागपुर में क्या कहते हैं? मंत्रालय की सर्वोत्तम प्रथाओं पर पहले सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो सिंपल है, जेपी नड्डा है। तो जेपी नड्डा के द्वारा ही क्या कहते हैं यहाँ पर उद्घाटन किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौन है? कौन है? जेपी नड्डा। इन्हीं को फुल फॉर्म कर सकते हैं कि जगत प्रकाश नड्डा है। और आज छोड़ देना है कि आज ये तो आज जरूरत नहीं है। तो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, जिसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, क्या बोलते हैं? एम्स बोलते हैं। नागपुर में मंत्रालय की सर्वोत्तम विधियों पर कह सकते हैं कि आयोजित प्रथम शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से यहाँ पर संबोधित किया जाता है। तो आप सीधा याद रखना है कि जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? आपको जेपी नड्डा के द्वारा किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। हाल ही में, और ये प्रश्न आपको दिखाई पड़ा था, कहां पर दिखाई पड़ा था? मेन थीम पर दिखाई पड़ा था। तो हाल ही में जो है लाकार्नो, नहीं ये प्रश्न नहीं था, तो अगला दूसरा प्रश्न था। नहीं, हाल ही में क्या कहते हैं? लाकार्नो फिल्म फेस्टिवल के 78वें संस्करण में मानद तेंदुआ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसे सम्मानित किया गया है? अलेक्जेंडर पैनो को सम्मानित किया गया। किसको? अलेक्जेंडर पैनो को। और कौन सा पुरस्कार है ये? तेंदुआ पुरस्कार है। और कौन सा फिल्म फेस्टिवल? आपको लाकार्नो जो आपको दिखा रहा है फिल्म फेस्टिवल। और कौन सा फिल्म फेस्टिवल है? सीरीज देख रहे हैं आपको 78वां सीरीज है। संस्करण का देखते हैं कौन सा 78वां संस्करण है। और 2025 का ये तेंदुआ पुरस्कार किसको दिया जा रहा है? अलेक्जेंडर पैने को। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये अलेक्जेंडर पैने की तस्वीर है। और इन्हीं को क्या कह सकते हैं कि दिया गया है, तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है ना। फिल्म के क्षेत्र से ये संबंधित ये व्यक्ति हैं। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। किस भारतीय राज्य ने फसल विधिकरण रणनीति के तहत कह सकता है 2025 में कपास की खेती 20% वृद्धि का कह सकता है कि किया है? किसके द्वारा 20% की वृद्धि? किसमें? किस फसल में? कपास में, है ना। 2025 में कह सकते हैं कि सिंपल सी बात है कि कपास में ये वृद्धि किया है। किसके द्वारा वृद्धि किया गया है? आपको पंजाब राज्य के द्वारा। तो पंजाब में 2025 में कपास की खेती में कितने प्रतिशत का वृद्धि किया गया है? तो 20% का। वैसे यदि आप लोगों को पूछा जाए कि मान के चलिए कि कपास, देखिए पंजाब वाला इसलिए प्रश्न देना पड़ा है क्योंकि आप लोगों से यदि प्रश्न पूछता है कि मान के चलिए कपास की सर्वाधिक खेती कहां पर, तो कपास की सर्वाधिक खेती कहां पर? पंजाब में। कहां पर? आपको 2 राज्य का नाम लेना है, या तो महाराष्ट्र या तो गुजरात का, ठीक है। गुजरात और महाराष्ट्र का, है ना। तो आपको ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा क्या ऑप्शन दे रहा है। तो आपको खेती होती है काली मिट्टी पर होती है। काली मिट्टी मान के चलिए आपको दिखाई पड़ेगा महाराष्ट्र के क्षेत्र में दिखाई पड़ता है और गुजरात के क्षेत्र में दिखाई पड़ता है। तो कपास की खेती आपको कहां पर दिखाई पड़ रही है? गुजरात में दिखाई पड़ रही है। और कहां पर? महाराष्ट्र के क्षेत्र में, या दक्कन का क्षेत्र आप कह सकते हैं। यहां पर सर्वाधिक क्या होती है? आपको कपास की खेती दिखाई पड़ती है। और किसी राज्य में ज्यादा कपास की होती है, हल्का फुल्का होती है, लेकिन वृद्धि कहां पर क्या किया है? पंजाब में। तो ये प्रश्न आपको ध्यान रखना है कि मान के चलिए किस क्षेत्र में कह सकते हैं कि परसेंटेज में थोड़ा सा बढ़ावा मिला है, तो पंजाब में बढ़ावा देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए ये प्रश्न जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये आपको मेन थीम पर था, नहीं। हाल ही में किस भारतीय शहर को, क्या है? हाल ही में किस भारतीय शहर को जंगली तेंदुआ की उच्च आबादी के कारण देश की तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया? किसको? किसको तेंदुआ राजधानी घोषित किया गया? सीधा सी बात आपको याद रखना है कि तेंदुआ की राजधानी किसको घोषित किया गया है? बेंगलुरु शहर को। किसको? बेंगलुरु शहर को घोषित किया गया। क्यों बेंगलुरु शहर को घोषित किया गया? तो होले माथी नेचर फाउंडेशन के द्वारा। किसके द्वारा? कौन से फाउंडेशन के द्वारा? होले माथी नेचर फाउंडेशन के द्वारा जो है 1 साल तक किए गए व्यापक सर्वेक्षण के बाद जो कह सकते हैं कि हाल ही में बेंगलुरु को भारत की तेंदुए की राजधानी का खिताब मिला है। सर्वेक्षण में पता चलता है, क्या पता चलता है
कि शहर के बाहरी इलाकों में लगभग 80-85 जंगली तेंदुए रहते हैं। कितना तेंदुए? तो जंगली 85, 80-85 कह सकते हैं, 80-85 जो है जंगली तेंदुए दिखाई पड़ते हैं। और यह जो है मुंबई के 54 तेंदुओं की आबादी से बहुत अधिक है ना। और यह जो है बेंगलुरु की अनूठी पारिस्थितिकी व्यवस्था को ये क्या दर्शाता है, क्योंकि यह जो है एक प्रमुख महानगरीय क्षेत्र है जिसमें शीर्ष शिकारियों के साथ यह सह अस्तित्व है। तो आपको सीधा याद रखना है कि मान के चलिए कौन सा है तेंदुआ आपको दिखाई पड़ रहा है, तो जंगली तेंदुआ है ना। और इसी वजह से जो है आपको दिखाई पड़ता है कि आप इसको नाम दिया गया है तेंदुआ की राजधानी। तेंदुआ की राजधानी इसको किसको? बेंगलुरु। तो आपको बेंगलुरु में आपको क्या कहते हैं, बीच बीच में कभी कभी आ जाता होगा, घूमते हुए दिखाई पड़ जाएगा। कौन दिखाई पड़ जाएगा? तेंदुआ है ना। तेंदुआ को देखे हैं आप लोग? चिड़ियाघर गए होंगे तो आप लोग देखे होंगे। यदि नहीं, जब तक चिड़ियाघर जाते हैं, जब तक चिड़ियाघर नहीं जाते तो आप ये चित्र से समझ सकते हैं कि इस चित्र से आपको इसी को आपको क्या बोला जाता है? तेंदुआ बोला जाता है ना। तो आप है ना लगभग किसके जैसा दिखाई पड़ रहा है? किसके जैसा? हाँ, बाघ के जैसा है ना। प्रजाति वही है ना। सिर्फ मान के चलिए कि आपको इसका क्या कहते हैं, जाति अलग है, वंश वही है। ठीक है, वंश उसी वंश का है, लेकिन जाति क्या है इसका अलग है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं हम लोग। और अगला प्रश्न है, कौन सा देश 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन की याद में पोषण पोया त्योहार मनाया है? कौन सा त्योहार है? पोषण पोया है ना। पोषण पोया त्योहार। आपको सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि पोषण पोया त्योहार, ठीक है, किस धर्म से संबंधित है? तो सबसे पहले तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस धर्म से संबंधित है, तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। और किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो इंडिया से बाहर ही कह सकते हैं। इंडिया से बाहर किस देश में? आपको श्रीलंका में मनाया जाने वाला ये पर्व है ना, पोषण पोया। तो श्रीलंका में पवित्र पोषण पोया जो पर्व मनाया जाता है, जो लगभग कितने वर्ष पुराना कह सकता है कि 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन की याद में ये मनाया जाता है। किस धर्म के आगमन में? तो आपको श्रीलंका में कौन सा धर्म दिखाई पड़ेगा? बौद्ध दिखाई पड़ते हैं ना। और यह त्योहार जो है जून की पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? जून की ये पूर्णिमा को मनाया जाता है। और सम्राट अशोक के पुत्र, नाम बताइए अशोक के पुत्र का? अरहंत महिंद्रा है ना। कहीं कहीं पर आपको क्या कहते हैं, महिंद्रा नाम सुनते होंगे, है ना। तो महेंद्र, कहीं कहीं पर क्या अशोक का पुत्र का क्या नाम सुनते होंगे? महेंद्र। ठीक है, या महेंद्र है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका नाम जो लिखा जाता है, शुद्ध नाम लिखा जाता है अरहंत महिंद्रा लिखा जाता है। ठीक है, के द्वारा राजा देव नाम पियतिस को जो है दिया गया पहला कह सकते हैं उपदेश था, या स्मरण कह सकते हैं कि पहला उपदेश किसको दिया गया था? किसका? कहां पर? श्रीलंका में। किसके द्वारा? अशोक अपने पुत्र को भेजता है श्रीलंका, है ना। महेंद्र और किसको? संघमित्रा को। याद है ना, हिस्ट्री पढ़े होंगे तो। क्या बोले? हाँ, धर्म का प्रचार करने के लिए। और वहां पर किसको क्या कहते हैं, एक तरह से वहां के राजा उस वक्त कौन थे? देव नाम पियतिस थे। और उसी को क्या करते हैं? उपदेश देते हैं। और इसी कह सकते हैं कि याद मनाया जाता है। कौन सा त्योहार मनाया जाता है? पोषण पोया मनाया जाता है। पोषण पोया त्योहार मनाया जाता है। और इसका मुख्य संदेश क्या है? अहिंसा। इसका मुख्य संदेश क्या है? अहिंसा है, जो शांति और आपसी सम्मान का क्या रखता है? महत्व बताता है। तो उम्मीद है ये सब प्रश्न आप लोग हिस्ट्री से देखिए। आप जब भी करंट अफेयर्स पढ़िएगा तो करंट अफेयर्स में आपको किसी दिन ज्योग्राफी से संबंधित आएगा, किसी दिन आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित आएगा, किसी दिन आपको हिस्ट्री से संबंधित आएगा। और इसी सब प्रश्न आपको मान चलिए सीधा पूछेगा। आपको धर्म जब पूछ देता है तो उस वक्त लगता है कि ये तो आपको क्या होता है, आउट ऑफ सिलेबस पूछा है। पोषण पोया पूछेगा कि किस धर्म से संबंधित है, उस वक्त आपको आंसर भी देगा बौद्ध धर्म, तो समझ में नहीं आएगा बौद्ध धर्म कहां से। बौद्ध धर्म के बारे में तो कभी पढ़े ही नहीं है ना। तो ये सब जो आपको प्रश्न देखने को मिलता है, कहां पर देखने को मिलेगा? ये करंट अफेयर्स में देखने को मिलेगा। करंट अफेयर्स के अलावा आपको किसी भी किताब में खोजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा, मिलने वाला है ना। किताब में खोजते रहिएगा, मिलने की संभावना लगभग नहीं है। और ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है, ये देखे हैं ये पर्वत को, है ना, ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। और ये आपको दिखाई पड़ता है, कहां पर दिखाई पड़ता है? ये श्रीलंका में दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो आप कभी कभी यहाँ पर नाम सुनते होंगे कि मान चल के ये सुनते होंगे क्या कहते हैं, वहां के राजा का क्या नाम था? रावण, है ना। कहा ऐसा जाता है कि रावण का घर क्या होता है? इसी पर्वत पर हुआ करता था। तो धार्मिक स्थल के रूप में यहाँ पर व्यक्ति सब जाते हैं घूमने के लिए। लेकिन जो ये जो संबंधित है, किससे संबंधित है? आपको बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ पर आप जाइएगा घूमने के लिए, घूमने जाइएगा तो आपको अनुराधापुर, ये जगह का क्या नाम है? अनुराधापुर है। एक श्रीलंका के एक जगह का नाम है अनुराधापुर। वैसे आप हिस्ट्री में भी पढ़े हुए अनुराधापुर के बारे में। ठीक है, तो अनुराधापुर का ये चित्र लिया गया है। नाम सुना अनुराधापुर का? नहीं सुना? बोलिए हाँ या ना, कुछ तो बोलिए। अनुराधापुर का नहीं सुना? चलिए कोई बात नहीं है, नहीं सुना है तो। रेलवे सेवाओं में बहुभाषी समर्थन, कल भी रेलवे से आपको प्रश्न था, है ना। और रेलवे से आज भी प्रश्न है। और रेलवे से आज क्या प्रश्न है देखना है। कल नहीं, डाक सेवा से कल प्रश्न था, है ना। रेलवे से नहीं था कल डाक सेवा से था।
रेलवे सेवा में बहुभाषी समर्थन प्रदान करने के लिए किस कह सकते हैं कि एआई पहल ने भारतीय रेलवे के साथ क्या किया है, साझेदारी है। तो कौन सा, भाषिनी, क्या नाम है इसका, नाम से ही संबंधित है। और आप देखिए इससे भाषिनी नाम से आपको संबंधित आ जा रहा है। डिजिटल इंडिया पहल के तहत जो है कह सकते हैं कि भाषिनी आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, नेट से कह सकते हैं आपको रेलवे मदद जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म से ये बहुभाषी एआई समाधान करने वाला है। तो एआई से जुड़ा हुआ है और क्या है, बहुभाषी है। इसका मतलब है कि भारत के संविधान में कितनी भाषा चलती है, कितनी भाषा भारत के संविधान में है, 22। और इसमें जो है 22 भाषा को क्या किया गया है, भाषिनी में क्या किया गया है, समाहित किया गया। और ये 22 भाषा मान के चलिए आप रेलवे में हो सकता है कि एक तरह से देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उद्देश्य क्या है, स्वचालित भाषण पहचान, क्या है, भाषण पहचान, टेक्स्ट टू स्पीच। क्या करना है, आप मान के चलिए कि टेक्स्ट करिएगा तो आपको बता देगा, स्पीच करके बता देगा, या आप मान के चलिए कुछ भी आप बोलिएगा तो आपको जो है अपनी भाषा में हो सकता है कि मान के चलिए अभी जैसे जाते होंगे आप दक्षिण भारत जाते होंगे, कोई कन्नड़ में बोल रहा है, कोई मान के चलिए कि तेलुगु में बोल रहा है, कोई मलयालम में बोल रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है, हमको हिंदी में समझ में आना चाहिए, है ना। तो समझ में नहीं आ रहा है, भारतीय भाषा है लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों को समझ में नहीं आता है। स्व सहायता आपको कौन प्रदान करेगा, भाषिनी प्रदान करेगा, है ना। भाषिनी मान के चलिए कि आपको वो किसी भी भाषा में बोला है, ठीक है, उसके आवाज को क्या करना है, आपको टेप करना है और टेप करके वो आप देख लीजिएगा कि इस भाषा, उसका आंसर ट्रांसलेट कर देगा, ट्रांसलेट करके आपको बता देगा कि आपको इस भाषा में, तो आपको समझ में आ जाएगा, जिस भी भाषा में आप पढ़ते होंगे आपको उस भाषा में समझ में आएगा। तो 22 भाषा को अभी समाहित किया गया, हो सकता है कि आगे वाले आने वाले दिनों में कुछ और भाषा को बढ़ा दे। इंडिया के लिए तो काफी है 22 भाषा, है ना, क्योंकि रेलवे से जुड़ा हुआ, तो रेलवे किसका है, भारत सरकार है ना। तो भारत सरकार, तो भारत में मान के चलिए जो भी व्यक्ति आएंगे तो और दूसरे देश के विदेशी आएंगे तो मान के चलिए उसको क्या चाहिए, इंग्लिश चाहिए। तो इंग्लिश इसमें समाहित वैसे अभी तक नहीं किया गया, लेकिन इंग्लिश वैसे इसमें समाहित किया जाएगा, है ना। 22 भाषा मान के चलिए 22 भाषा में इंग्लिश है, इंग्लिश है, इंग्लिश भी को रखा जाएगा, टेंशन नहीं लेना, इंग्लिश को भी रखा जाएगा, ठीक है। 22 भाषा रहेगा, इंग्लिश रहेगा, है ना, 22 भाषा के साथ साथ इंग्लिश भी रहेगा, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं, भारत में नई परजीवी देखिए, ततैया को देखे हैं, नहीं देखे हैं, यहां पर देखिए एक ततैया नया खोजा गया है, भारत में नई परजीवी, ठीक है, ततैया प्रजाति, क्या नाम है इसका, लोसग्ना ऑक्सीडेंटलिस, है ना। इसको एक नई मान के लिए एक प्रजाति खोजा गया, और ये खोज कहां पर खोजा किया गया, चंडीगढ़ में। समझिए चंडीगढ़ में एक नया जीव खोजा गया, ऐसा नहीं है कि पहले जीव नहीं होगा, लेकिन उस जीव के बारे में पहले जानकारी नहीं था। तो अब जब जानकारी आया है तो उसको बायोलॉजी में समाहित किया जाएगा। भारत में नई प्रजाति और नई परजीवी कह सकते हैं, कौन सी परजीवी है, ये ततैया की परजीवी है, ठीक है। तो ये ततैया की परजीवी आपको ध्यान रखना है, और इसका क्या नाम है, लोसग्ना ऑक्सीडेंटलिस, क्या नाम है, लोसग्ना ऑक्सीडेंटलिस। ये खोज कहां पर किया गया है, चंडीगढ़ में किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, यदि ध्यान नहीं रखिएगा तो क्या कहते हैं फिर से गलत होने की संभावना रहेगा। तो आपको ततैया देखे हैं, पहले आप बताइए ततैया देखे हैं, नहीं देखे हैं तो मार्क चलिए आपको दिखाते ततैया किसको बोलते हैं। इसको, ये जो आपको चित्र दिखाई पड़ रहा है ना, ये जो आपको एक प्यारा सा दिखाई पड़ रहा है, सबसे पहले आपको बायोलॉजी के हिसाब से पता है ये किस संघ के अंतर्गत आएंगे, आप लोग पढ़ चुके हैं, किसके अंतर्गत आएगा, कितना पैर है, ठीक है। ये आप बताइए किस संघ के अंतर्गत आएंगे, हम कीट नहीं पूछ रहे, किस संघ के अंतर्गत आएगा, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आएगा, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आएगा, है ना। इसमें देखिए लिखे भी होंगे, आगे चल के यहाँ पर लिखे होंगे, इसलिए हटा दिए थे आपको, ध्यान रखते हैं, देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं लिखे हैं क्या, लिखा है, कहां पर लिखा है, चलिए देख लेते, पढ़ लेते हैं कहां पर, हम नहीं मिल रहा है यहाँ पर। चंडीगढ़ परजीवी ततैया की प्रजाति लोसग्ना ऑक्सीडेंटल्स की खोज की गई है। इस क्षेत्र का अज्ञात जैव विविधता उजागर करती है, और इसने मोनिड परिवार, ठीक है, डार्विन ततैया कह सकते हैं कि संबंधित ये कीट जो है ऑर्थोपोड है, लिखा हुआ आर्थ्रोपोड से संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ऑर्थोपोडा से संबंधित ये दिखाई पड़ जाता है। तो सिंपल है कि आपको रखना है कि ऑर्थोपोडा संबंधित, किससे संबंधित, तो ऑर्थोपोडा से। और ऑर्थोपोडा की यदि बात करते हैं कीट, तो कीट में मान के लिए कितना पैर आ जाएगा, 6 पैर आ जाएगा। तो 6 पैर आपको दिखाई पड़ रहा है, 6 पैर देखिए, सिंपल से मात्रा, 1 पैर दिखाई पड़ रहा है, 2 पैर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, 3 पैर दिखाई पड़ रहा है, उधर वाला जो पैर दिखाई पड़ रहा है वो पीछे वाला पैर है ना। तो आपको 1 2 3 पैर का मतलब 3 दूनी कितना, 6 पैर दिखाई पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये कीट वर्ग में भी आएगा, किस वर्ग में आएगा, ऑर्थोपोडा वर्ग में भी आएगा। तो आपको यहाँ करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको बायोलॉजी भी ध्यान रखना है ना। और ये गांव घर में इसको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बिरनी बोला जाता है, हाँ गांव घर में इसको बिरनी बोलते हैं। ये बिरनी का एक देखिए कि नई प्रजाति आपको दिखाई पड़ रहा है, और यही प्रजाति मान चलिए कहां पर देखने को मिला है, चंडीगढ़ में देखने को मिला है ना। चलिए आगे चलते हम लोग, क्या बोले, क्या बोल रहे हैं बोलिए, क्यों हटा दिए, चलिए आगे देख चलते हैं। और देखना है क्या आपको,
11वें ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई है? तो किस देश के हाल ही में किस देश के द्वारा की गई है? ब्राजील के द्वारा। और इसमें मान के चलिए भारत के द्वारा कह सकते हैं सम्मिलित होने के लिए या भाग लेने के लिए कौन गए थे? मोदी साहब गए थे? मोदी जी नहीं गए थे। कौन गए थे? आपको ओम बिरला गए थे। ठीक है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। तो ओम बिरला के नेतृत्व में ही कह सकता है प्रतिनिधिमंडल, यहाँ भारतीय प्रतिनिधिमंडल ये वैश्विक सहयोग में भाग लेने के लिए या चर्चा में भाग लेने के लिए गए थे। और भारत जो कह सकते हैं 2026 में आने वाले दिनों में कह सकता है 12वां ब्रिक्स संसदीय मंच की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत के द्वारा करेगा। किस देश के द्वारा करेगा? तो भारत के द्वारा किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि मतलब अगला संसदीय, ये संसदीय वाला है, ब्रिक्स नहीं है सम्मेलन, ये कौन सा है? संसदीय। ध्यान रखना कि 11वां ब्रिक्स संसदीय मंच है ये। ठीक है, आपको जल्दी से बता दीजिए हमको, भारतीय सेना का उप सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? आपको कल पूछे थे इस प्रश्न का जवाब, है ना? तो आज बता दीजिए कौन सा होगा आंसर? राजीव घई है। उम्मीद है कि आप लोग का आंसर आप लोग को बन रहा होगा, है ना? बन रहा है ना? तो ये याद रखिएगा, तो आपको प्रश्न बनेगा। हम लोग जल्दी से देख लेते हैं आज का प्रश्न क्या है। और आज का प्रश्न क्या है? और आज का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, भारतीय नौसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है जिन्हें भारत राष्ट्रपति क्या कहते हैं एडीसी नियुक्त किया गया है? तो आप लोगों को सबसे पहले ये बताइए, कल इसके बारे में बताया है, विशेष करके जानकारी आपको सभी पता है, चित्र के साथ बताया है ना? तो आप लोग जो है उम्मीद है कि आंसर इसका देने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप सही से पढ़ रहे होंगे तो उम्मीद है कि आंसर इसका सही से देने की कोशिश करिएगा। आंसर क्या होगा आप लोग को बताना है, कहां पर बताना है? कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हम लोग रखते हैं आज का वीडियो यही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग आप लोगों से कब? कल के वीडियो में मिलते हैं।